Hello aspirants, welcome all to GS Made Easy. I am डॉक्टर मोहम्मद ज़िया और आज शुरुआत करते हैं फैज़ अहमद फैज़ के एक शेर के साथ। ये दाग दाग उजाला ये शब गज़ीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। 26 अप्रैल और 27 अप्रैल 1986 को सुबह हुई थी, लेकिन उस सुबह की रोशनी जो है ना वो साफ़ नहीं थी। उस रोशनी में दाग थे, रेडिएशन के दाग थे, खामोशी के दाग थे, मौत के दाग थे। चेरनोबिल सिर्फ एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऐसी सुबह थी जहां इंसान ने तो टेक्नोलॉजी पे भरोसा किया था, लेकिन सिस्टम ने उस भरोसे को तोड़ दिया। और आज 40 साल बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चेरनोबिल में हुआ क्या था, और एस्पिरेंट्स हैं तो ये भी देखेंगे कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो आखिर हम समझते हैं कि चेरनोबिल में हुआ क्या था उस रात। तो ये इंसिडेंट होता है उस दौर के सोवियत यूनियन में, यूक्रेनियन एसएसआर, जगह थी प्रिप्यात। रिएक्टर वाज RBMK रिएक्टर 1000, रिएक्टर नंबर 4 था। और एक वहाँ पर आप कहें तो एक सेफ्टी टेस्ट चल रहा था, लेकिन यही शायद आयरनी है ना कि सेफ्टी टेस्ट ही सबसे बड़ा अनसेफ मोमेंट बन गया इंसानी हिस्ट्री का। ये जो RBMK रिएक्टर था, इसके डिज़ाइन में फ्लॉ था, ऑपरेशन एरर थे, सेफ्टी कल्चर नहीं था और लैक ऑफ कंटेनमेंट था। और ना उस बिल्डिंग के आसपास, इस बिल्डिंग के आसपास कोई कंटेनमेंट था जो इस तरीके के जो न्यूक्लियर अगर लीकेज होता किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो उसे रोक पाता। डिज़ाइन में फ्लॉज थे, ऑपरेटर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, और सिस्टम में एक कल्चर था। सोवियत यूनियन था तो कल्चर था, सवाल कम होते थे, ऑर्डर ज़्यादा होते थे। एक चेन रिएक्शन जो है वो शुरू होता है, और इस चेन रिएक्शन की वजह से, और वो चेन रिएक्शन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन चेरनोबिल में होता है। एंड दिस ग्रेफाइट फायर जो है वो जलती है, और जो ये कोर है ना इस न्यूक्लियर रिएक्टर का, ये मेल्ट डाउन हो जाता है। अब जैसा नॉर्मली होता है कि अगर कोई एक्सप्लोजन हुआ है तो फायर फाइटर्स और प्लांट वर्कर्स जो है वो इमीडिएटली रेस्क्यू एक्शन पे जाते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट क्या होता है, क्योंकि फायर फाइटर्स को तो लग रहा था ना कि वो एक नॉर्मल रेडिएशन या नॉर्मल आग बुझाने पहुँचे, लेकिन वो आग नहीं थी, वो रेडिएशन था, वो न्यूक्लियर रेडिएशन था। उन्होंने कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना था, कोई इस तरीके की सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे, और उन्होंने उसमें काम किया। और कुछ वक्त बाद उनको होने लगा, कुछ ही दिनों में एक्यूट रेडिएशन सिकनेस और अर्ली डेथ से जो है उनकी जान जाने लगी। अगले 36 घंटे में 50,000 लोग जो प्रिप्यात के आसपास थे उनका इवैक्यूएशन प्लान बनाया गया। 30 किलोमीटर तक एक्सक्लूजन जोन जो है वो किया गया, लेकिन भले ही लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, वो शायद वो कभी वापस नहीं आए, लेकिन रेडिएशन को तो सरहदें नहीं पता है ना। हवा के साथ साथ ये रेडिएशन जो है वो बेलारूस, रोमानिया, पोलैंड, हर तरफ जो है पूरे यूरोप तक पहुंच गया। सॉइल, एयर, वाटर, हर चीज़ जो है वो कंटामिनेट हो गई। इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन का इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं था। न्यूक्लियर जो रेडिएशन था उसका इम्पैक्ट वक्त के साथ सामने आया। बच्चों में थायराइड कैंसर बढ़ने लगा, स्पेशली आयोडीन 131 वाज वन ऑफ द मेजर रीज़न। एक इनविजिबल पॉइजन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। कैंसर्स, दूसरे तरीके के कैंसर्स होने लगे, लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क होने लगी, जेनेटिक इफेक्ट आने लगा। और यहाँ तक कि ये जो इम्पैक्ट था ना, ये सिर्फ फिज़िकल नहीं था, ये इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल भी था। ये देखिए रेड फॉरेस्ट, ये इम्पैक्ट था न्यूक्लियर रेडिएशन का। सॉइल फर्टिलिटी, जानवर, वाइल्ड लाइफ, सब कुछ जो है वो तबाह हो गया। और जैसे जैसे आप ये मान के चलिए कि आज भी ये अबैंडन जो है एक जगह है
और लगभग 2070 तक 2070 तक माना जाएगा कि यहाँ से रेडिएशन कम होगा। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हम देखते हैं कि न्यूक्लियर सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स थे IAEA के जो है वो रिवाइज होते हैं, उनके नए मिशंस बनते हैं, एक नया कंसेप्ट आता है न्यूक्लियर सेफ्टी कल्चर का, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस बढ़ने लगती है। और नो डाउट आज के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और एक बड़ा डिबेट शुरू होता है यहाँ से, दैट न्यूक्लियर एनर्जी वर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी। क्या न्यूक्लियर एनर्जी सेफ़ है या रिन्यूएबल एनर्जी ही फ्यूचर है? अब भाई साहब, धौलपुर हाउस इसे कैसे देखेगा, UPSC इसे कैसे देखेगा? सवाल कहाँ कहाँ बन सकते हैं? सवाल बन सकते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के ऊपर, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम इम्पैक्ट है, न्यूक्लियर सेफ्टी एनवायरमेंटल जो मॉनिटरिंग है उसके ऊपर, यानी कि आपके एनवायरमेंटल इकोलॉजी का क्वेश्चन बनता है। मेंस की आप बात करेंगे, GS3 की बात करेंगे तो आपका सिक्योरिटी और IR का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले उसमें ट्रस्ट इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आता है, फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग आता है, आर्म्स कंट्रोल नॉर्म, और जाहिर सी बात है आज के वक्त में जब ईरान और ये सब न्यूक्लियर वाला जो मसला चल रहा है तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। गवर्नेंस और एथिक्स की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन सप्रेशन बाय सोवियत अथॉरिटीज़, ये एक एथिक्स, गवर्नेंस एथिक्स का क्वेश्चन बनता है। फाइन, क्योंकि आप ये मानिए कि सोवियत यूनियन ने दुनिया भर को बताने में डिले किया, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी फेल हुई, इवैक्यूएशन लेट हुआ, जिसकी वजह से ज़्यादा जाने का ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा। सवाल ये है कि सिस्टम लोगों के लिए था या लोग सिस्टम के लिए थे? इस पूरे प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी कहाँ थी? एनर्जी पॉलिसी डिबेट की अब बात करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी बिल्कुल हम यूज़ करते हैं। हमारे आप इसमें सारे हमारे जो है प्रोजेक्ट्स की, चाहे वो कुदनकुलम हो, जैतपुर हो, इन सारे प्रोजेक्ट्स को आपको रेफ़र करना है। उसके अलावा जो डिलेमा है कि सेफ्टी, पब्लिक परसेप्शन और रिस्क मैनेजमेंट, कि पब्लिक ट्रस्ट के बिना पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसके बिना जो है यानी कि पब्लिक ट्रस्ट के बिना पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो ये आपके मेंस में ये सारी चीज़ें काम आएंगी। 40 साल बाद जो है 2026 में, 2026 में, इट इज़ 40 ईयर्स लेटर, हमने क्या सीखा? चेरनोबिल अब भी मॉनिटर्ड है, बिल्कुल ठीक है। ये अब देखिए 2016 का फ़ोटो है, न्यू कंटेनमेंट जोन जो है उसका पूरा बना दिया गया है कि न्यूक्लियर रेडिएशन, क्योंकि वहाँ से रेडिएशन तो अब भी निकल ही रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हमने क्या सीखा? सेफ्टी को इग्नोर करेंगे तो कॉस्ट इरिवर्सिबल हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। सेफ्टी ओवर स्पीड ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी को अगर आप डिले करेंगे तो ज़्यादा जाने जाएंगी, डैमेज विल मल्टीप्लाई। अगर ट्रांसपेरेंसी इग्नोर होगी तो डैमेज जो है मल्टीप्लाई होगा, और गवर्नेंस फेल होगा तो डिज़ास्टर नेचुरली मैन मेड बन जाता है। यही हमने जो है देखा। तो ये वो वक्त था 26 अप्रैल 1986 1986 1:23 पे रिएक्टर नंबर 4 में सेफ्टी टेस्ट के दौरान जो है ये होता है, और फिर उसके बाद जो है ये पूरा डेथ काउंट का कोई वो नहीं है। 1987 से लेके अब तक सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हुए हैं। IAEA के कन्वेंशन जो नॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और आज 40 साल बाद हम इन लोगों को याद करें, उस डिज़ास्टर को याद करें, अपने पास्ट को याद करें, ताकि हम एक सेफ़ फ्यूचर बना सकें। चेरनोबिल ने हमें सिखाया कि न्यूक्लियर पावर जो है वो इट कैन लाइट अप नेशंस, बट सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सेव ह्यूमैनिटी। सो दिस was GS Made Easy. I'll see you in the next lecture. Till then, all of you have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.